नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आज के इस सप्त धातु के सीरीज में आज हम बात करेंगे मांस धातु के बारे में। मांस धातु हमारे शरीर को आच्छादित कवर करने वाला जो धातु होता है उसे मांस धातु करते हैं। प्रीणनम जीवनम लेपः स्नेहोधारण पूरणे गर्भोत्पादश्च क्रमात् स्मृतः। प्रीणन जीवन के बाद जो हमारे शरीर को आवरित करता है, लिप्त करता है, लेपन करने का कार्य करता है, उसे मांस धातु कहा जाता है। मांसस्य श्रेष्ठ कर्म लेपन। लेपन यानी आच्छादित करना। जैसे कोई घर हम बनवाते हैं तो घर बनवाते समय जो भी सारा मटेरियल होता है घर बनाने का, जैसे वालू या मिट्टी होती है या सीमेंट होता है या ईंट होती है, तो ईंट को हम जब लगाते हैं तो इस एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट, तीसरी ईंट, ऐसे करके हम जब इस ईंट से कोई भी भिंत या दीवार बनाते हैं तो दीवार बनाते समय इसमें मिट्टी और सीमेंट का जो मिश्रण होता है उसे हम थोप देते हैं और हर एक ईंट के अंदर ये मिश्रण जाके बैठ जाता है, चिपक जाता है, और जितना अच्छे से, जितना मजबूती से ये ईंट एक के ऊपर एक बैठ जाती है उतनी अच्छी दीवार मजबूत या पक्की बन जाती है। इसी तरह हमारे शरीर को लिप्त करने वाला, शरीर के पूरे अवयवों को, ऑर्गन्स को, शरीर के स्ट्रक्चर को ढकने वाला, लिप्त करने वाला, लेपन करने वाला बाह्य जो धातु होता है इसे मांस धातु कहते हैं। धातु संकल्पना या धातु के बारे में हमने 2 सेशंस कंडक्ट किए हैं, या इसमें हमने बताया कि धातु कैसे बनते हैं। एक धातु से दूसरे धातु की निर्मित होती है और उसी समय जैसे रस से रक्त और रक्त के अंदर मांस का लेपन होता है या मांस धातु होता है, तो रक्त के बाद मांस धातु बनता है। तो इसीलिए ये तीसरे क्रमांक का धातु मांस धातु, जिसे मसल टिश्यू भी कहते हैं। इस धातु का, हर एक धातु का अपना अपना महत्व है। जैसे मैंने कहा था कि रक्त धातु सारे धातुओं को व्यक्त करता है। इसके बाद जाके और ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मांस धातु है जो पूरे शरीर को लिप्त करता है, पूरे शरीर को कवर कर देने वाला होता है। इसीलिए लेपन कार्य, ये मांस का श्रेष्ठ कार्य बताया है। धातु के बारे में या धातु के निर्माण के बारे में बात करने से पहले मैं आपको धातु, मांस धातु किस तरह से हमारे अंदर बसा है, किस तरह से शरीर को व्याप्त करता है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। मैं बोल रही हूं, हम सवेरे उठने से लेके रात तक जो भी सारी क्रियाएं करते, उस हर क्रिया में हर धातु का समावेश होता है। हर क्रिया में मांस धातु का समावेश होता है। मॉडर्न के दृष्टिकोण से मांस धातु के स्मूथ मसल, कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल, ये 3 प्रकार होते हैं, जिसमें कुछ वॉलंटरी है, कुछ इनवॉलंटरी है, कुछ ऐच्छिक मांसपेशियां है और कुछ अनैच्छिक मांसपेशियां है। तो इस तरह से अभी मैं बोल रही हूँ तो मेरा जो बोलने की प्रक्रिया है, बोलते समय जो ओष्ठ की जो मूवमेंट होती है या लिप्स की मूवमेंट होती है या जो शब्द का निर्माण होता है, इसी में भी मांस धातु का सहभाग होता है और इसी में भी मांस धातु होता है। अपनी हर क्रिया में मांस धातु किस तरह से कार्यक्षम होता है, कार्य करता है, ये मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। जस्ट आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। तो इससे हमारे अंदर के मांस धातु की महत्व के बारे में हम जान सकेंगे। मांस धातु जो कि लेपन का कार्य करने वाला होता है। इस स्लाइड में यहाँ पे मैंने कुछ हंसने का पिक्चर लिया है। हमारा हंसना, सबसे पहले हम हमारे इमोशंस की बात करते हैं। शरीर के हमारे मन के अंदर जो भी सारी भावनाएं होती है, उस भावनाओं का व्यक्तीकरण हम ज्यादातर चेहरे से करते हैं। हमारा दुख, हमारा सुख, हमारी नाराजगी, हमारी उदासी, हमारी बेचैनी, हमारा मतलब सारी जो भी हमारे अंदर की भावनाएं होती है, उस भावनाओं का व्यक्तीकरण हम चेहरे से करते हैं। कभी हम हंसते हैं,
कभी हम मुंह में हंसते हैं, जैसे कभी खुलकर हंसते हैं, कभी हम नाराज होते हैं, कभी कभी हमारे जब हम नाराज होते हैं तो मतलब जो देह बोली होती है, हमारे जो फीचर्स होते हैं उससे हमें पता चलता है, हमारी बैठने की स्थिति, हमारे उठने की स्थिति, हमारे चेहरे की जो भी चेहरे का जो भी हमारी आंखें है, आंखें तो भावनाओं के व्यक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण अवयव है, हमारा चेहरा, सारी मतलब चेहरे से हमें पता चलता है कि आगे के व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने ये पिक्चर लिया है हंसने का। तो ये हंसना एक बल्कि एक साधारण सी क्रिया है, दिन में बहुत बार हम हंसते हैं, कभी मुंह फूल के हंसते हैं, कभी अंदर ही अंदर हंसते हैं, खुश होते हैं। तो इस हंसने की प्रक्रिया में भी हमारी मांसपेशियां समाविष्ट होती है। यहाँ पे मैंने यहाँ शो किया है कि किस तरह से कितनी मांसपेशियां यहाँ पे समाविष्ट होती है, मतलब हंसने वाली देर आर मसल्स which helps in the laughing process. Due to the contraction and relaxation of such type of muscle, the laughing whatever the process, और जो भी हमारी मुंह की स्थिति होती है, अभी यहाँ पे इसमें हम क्लियर देख रहे हैं इस चेहरे से कि किस तरह से हमारा मुंह फैल जाता है, इसको फैलाना या दांत दिखना, ये सारी क्रियाएं जो होती है ये मांसपेशी की क्रिया होती है। इसके साथ साथ नीचे की पिक्चर में मैंने दिखाया ये बच्चा रो रहा है, दुखी है, नाराज है, तो दुख या रोना, क्राइम, इसमें भी हमारे मसल समाविष्ट होती है। यहाँ पे मैं चेहरे से लेके हमारे पैरों तक सारे जो भी ऑर्गन्स है, इनमें इस मांस धातु की इन्वॉल्वमेंट किस प्रकार से होती है। आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ मांस धातु इन निदान एंड चिकित्सा। तो इस तरह से इस पूरे शरीर को व्याप्त करने वाला ये मांस धातु होता है। हमारा हंसना, हमारा रोना, सारी जो भी हमारी भावनिक या स्थितियां होती है उसके व्यक्तिकरण में, ना केवल भावनिक बल्कि हमारी जो भी फिजियोलॉजिकल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है उस सारे में इन मांसपेशियों का सहभाग होता है। इसके सिवा कोई भी क्रिया संभव ही नहीं हो पाती। तो इस प्रकार से मांस धातु केवल लेपन का कार्य नहीं करता, आयुर्वेद के दृष्टिकोण से लेपन कार्य किस तरह से व्यक्त होता है, लेपन की क्या उसकी मतलब लेपन क्या मायना रखता है, लेपन किस तरह से एक सीमित नहीं है, लेपन यानी केवल शरीर को आवृत करना नहीं, इसकी मर्यादा अपरंपार है। तो इस मर्यादा के बारे में आपको मैं यहाँ पे बता रही हूँ। तो हमारा हंसना, हमारा रोना, इसमें भी मसल की इन्वॉल्वमेंट होती है। जब हम नाराज होते हैं या कभी हमें प्रश्न चिन्ह आता है, क्वेश्चन आता है हमारे मन में, तो हमारे यहाँ पे कपाल पे एक इस तरह की जिसे मराठी में आठी बोलते हैं, रिंकल आ जाती है। तो ये रिंकल आ जाना भी हमारे मांसपेशी की ही एक्शन है। तो नाराजी हो, दुख हो, हंसी हो, सारी क्रियाएं हमारी इस मांसपेशी से ही। देखिए इस पिक्चर में तो सारी भावनाएं जैसे नेचुरल है, हैप्पी है, फियर, भीति की स्थिति, भय की स्थिति में हमारा चेहरा कैसे होता है, कभी हम सैड होते हैं, कभी हम सरप्राइज होते हैं, कभी हम एंग्री होते हैं, कभी हम डिस्गस्ट होते हैं। तो इस चेहरे से ये सारी जो मुद्राएं है, इस भाव मुद्राओं में जो भी सारा अर्थ छिपा होता है, इस अर्थ को प्रतीत करने वाला हमारा मांस धातु होता है या मांसपेशियां होती है। इस मांसपेशियों के संकोच और विकसन से ही ये सारी भाव मुद्राएं बनती है और हमारे जो मन के अंदर या हमारे भावनाओं का विश्लेषण, हमारे भावनाओं का व्यक्तिकरण इस तरह की मुद्राओं से होता है। तो इस प्रकार से ये मांसपेशी केवल लेपन का कार्य नहीं करती, तो हर प्रकार से हमारे शरीर के हिस्से को व्याप्त करती है। तो इस तरह से ये भावनाएं। इसके बाद यहाँ पे तो बहुत सारी क्रियाएं मांसपेशी के ऊपर निर्भर करती है। जैसे डेग्लूटेशन है, हम खाना खाते हैं, हम जो भी खाना या अन्न का ग्रहण करते हैं इसे हम चबाते हैं, दांतों के जिह्वा होती है, इसमें मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। उसका अच्छी तरह मैस्टिकेशन, चर्वण प्रक्रिया होने के पश्चात इस अन्न का या जो भी ये बोलस बनता है, इस बोलस को हम डेग्लूट करते हैं, सॉलो करते हैं, इसका निगरण होता है, इसे हम गिलते हैं। तो इस निगलन प्रक्रिया में भी यहाँ पे मांसपेशियों का ही समावेश होता है। और इस मांसपेशी के संकोच विकसन, जैसे इसोफेगस, इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, मांसपेशी हर एक ऑर्गन को मांस धातु लिप्त करता है। मांस सिरा स्नायु से ही हमारे ऑर्गन, हमारे अस्थि संधि एक दूसरे से बंधे हैं, हमारे शरीर की स्थिति को वो मजबूत बनाने का काम करते हैं। तो ना कि केवल बाह्य रूप से आवरण करना अपेक्षित है, किंतु शरीर के अंदरूनी हिस्से को, शरीर के हर अंगों को बांधने का काम मांस, सिरा, स्नायु और अस्थि से होता है। इस तरह लिप्त कार्य, लेपन कार्य की व्याप्ति हमें समझनी चाहिए, तो ही हम इस मांस धातु का निदान और चिकित्सा में सहभाग हम समझ सकेंगे।
अभी यहाँ पे और एक पोजीशन मैंने दिखाई है, जैसे हम कभी पुशअप्स करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज हम करते हैं तो इसमें हर प्रकार से आप वॉकिंग करो, आप रनिंग करो, आप कोई जिम में जाके कोई एक्सरसाइज करो, आप योगासन करो, इस सारे आसनों में या इन सारी स्थितियों में हमारे मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, हमारी मांसपेशी या हमारा मांस धातु का संकोच या विकास होता है। तो इस प्रकार से ये निगीरण क्रिया कुछ प्रातिनिधिक स्वरूप से यहाँ पे मैंने पिक्चर्स लिए हैं। अभी ये चलना वॉकिंग, तो इस वॉकिंग में भी किस प्रकार से मांसपेशियों का सहभाग होता है, ये पिक्चर हमें अच्छे से समझ आता है कि किस प्रकार से द इन्वॉल्वमेंट ऑफ काफ मसल है या जो भी सारे मसल्स होते हैं यहाँ पे, ग्रुप ऑफ मसल, क्वाड्रासिप है, सारी मसल्स की क्रियाओं से, संकोच विकास से, जिसे हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं। स्केलेटल मसल्स मेनली हमारी जो मूवमेंट्स होती है डेली रूटीन, जैसे उठना है, बैठना है, चलना है, सोना है, हर एक स्थिति, जो भी सारे मूवमेंट्स हम डेली एक्टिविटीज के तौर पे करते हैं, इन सारे मूवमेंट्स का कर्ता धर्ता होता है स्केलेटल मसल। तो इस प्रकार से हमारे सारी क्रिया है। अभी मैं और डिटेल में बताऊंगी। पिक्चर्स जो है इसमें मिक्चुरेशन, मूत्र विसर्जन प्रक्रिया या मल विसर्जन प्रक्रिया, जैसे मूत्र विसर्जन प्रक्रिया में जो स्पिंटर होता है उसका रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, तो ये कुछ मतलब 3 साल तक के बच्चे में इसका कंट्रोल नहीं आता है, तो धीरे धीरे कंट्रोल आता है। और जो अडल्ट या 3 साल के बाद के बच्चे होते हैं इसमें ये मांसपेशी का कंट्रोल आ जाता है और हम अपने इच्छा के अनुसार इस विसर्जन प्रक्रिया को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे मल का विसर्जन होता है या मूत्र का विसर्जन होता है, मिक्चुरेशन और डेफिकेशन। सो बोथ आर controlled by us. We can voluntarily control these all procedures. So there is also involvement of muscle, मांसपेशियों की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे होती है, इसीलिए मैंने ये पिक्चर लिया है। तो मॉडर्न के हिसाब से तो there are 3 types of muscles: cardiac muscle, skeletal muscle and smooth muscle. All are having different properties. जैसे cardiac muscle is having a unique property of rhythmicity, टोनिसिटी, हर एक मसल में स्ट्रेचिंग कैपेसिटी होती है, इलास्टिसिटी होती है। कार्डियक मसल जो है एक डिफरेंट प्रकार की मसल है, जो कि रिदमिसिटी उसमें है, जो बाकी 2 मसल्स में नहीं होती है। स्केलेटल मसल हमारे पूरे चेहरे से लेके हर एक अंग को जो व्याप्त करते हैं वो स्केलेटल मसल होती है, और स्मूथ मसल जो हमारे अभ्यंतर ऑर्गन्स को जो व्याप्त करती है वो स्मूथ मसल होती है। तो इस प्रकार से मांसपेशी को या मांसपेशी के कार्य को हमें समझना है। मांसपेशियां ना लेपन का कार्य या जिस प्रकार से केवल लेपन यानी केवल इस प्रकार से शरीर को आवृत करना नहीं है, तो अभी मैंने कुछ चेहरे का उदाहरण दिया, भावनाओं का व्यक्तीकरण मांसपेशी करती है। फिर आप नीचे आइए, हर एक सिस्टम को हम समझ लेंगे किस प्रकार से पूरे चेहरे से लेके पैरों तक जो भी सारी क्रियाएं होती है उसमें इस मांसपेशी का सहयोग होता है, सहभाग होता है। जैसे अभी मैंने निगीरण प्रक्रिया बताई, तो निगीरण के बाद ये अन्न जो होता है इस इसोफेगस से इट गोज इनटू द स्टमक, आमाशय में चला जाता है। फिर से आमाशय, ये जो थैली है आमाशय, इट इज अ कोष्ठ प्रदेश, होलो ऑर्गन होता है, इसमें आम अन्न को धारण करने की क्षमता होती है, तो ये भी अलग से फिर मांसपेशियां वहां पे भी होती है। फिर रिफ्लेक्सेस जो होते हैं, गैस्ट्रिक रिफ्लेक्सेस, जो भी सारी क्रिया होती है उसमें भी मांसपेशी का समावेश होता है। स्टमक में पर्याप्त मात्रा में अन्न जमा होने के बाद स्टमक से अन्न आगे के ऑर्गन में जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है, फिर इस प्रकार इंटेस्टाइन में उसका डाइजेशन होता है। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होती है उसमें अलग अलग मांसपेशी या मसल्स होते हैं जो कि इस प्रकार अन्न को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। इस अन्न को एक अवयव से दूसरे अवयव में ले जाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें मांसपेशी का संकोच और विकास अपेक्षित होता है, और इसी से ही ये अन्न जो है आगे चला जाता है। इसमें डाइजेशन की प्रोसेस होती है धीरे धीरे, फिर सारकिट विवेचन जो पक्वाशय में या इंटेस्टाइन में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में इसका सार भाग या किट्ट भाग अलग बनता है। किट्ट भाग फिर से मलाशय में चला जाता है, यूरिन बनता है, उससे मूत्र बनता है, मल बनता है। यूरिन जो है वो ब्लैडर में स्टोर होता है, और फिर ब्लैडर में पर्याप्त मात्रा में यूरिन के जमने के बाद स्पिंटर से, यूरेथ्रा से वो शरीर के बाहर मिक्चुरेशन प्रोसेस से हम मूत्र का विसर्जन करते हैं। मल भी इसी तरह से मलाशय में, उंडुक में उसका स्टोरेज होता है, और मल विसर्जन की इच्छा होने के पश्चात हम इस मल का निर्हरण
शरीर के बाहर अपनी इच्छा के अनुसार, और मांसपेशियों के वहां पे जो मसल्स है, जो गुद संवरिणी, गुद की जो वलिया होती है, विसर्जनी संवरिणी, इसके संकोच और विकास क्रिया से इस मल का विसर्जन शरीर के बाहर हो जाता है। तो इस प्रकार से अन्न पचन की क्रिया लीजिए, फिर आगे जाके रेस्पिरेशन लीजिए। रेस्पिरेशन में भी जो हृदय की क्रिया है, हृदय या फुफ्फुस का जो संकोच विकास होता है, हृदय इट एक्ट्स एज ए पंप। हर क्षण में हृदय कुछ मिनट या जैसे हर एक मिनट में 72 उसकी संकोच की विकास की गति होती है। तो इस प्रकार से हृदय, ये भी मांसपेशियों से बना, हर एक ऑर्गन मांसपेशी से बना है। तो रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन है, डाइजेशन है, हर एक एक्टिविटी जो हमारे एब्डोमिनल कैविटी में होती है, तो हर एक एक्टिविटी में हमारी मांसपेशियां यहाँ पे काम करती है। इसके पश्चात आप और नीचे आइए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो लीवर में भी सारी ये क्रियाएं जो होती है, तो पूरे सारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, या सारी सिस्टम, कोई भी सिस्टम लीजिए आप, यूरिनरी सिस्टम लीजिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम लीजिए, जैसे गर्भ का निष्क्रमण है, मल का मूत्र का मैंने बताया, तो गर्भ के निष्क्रमण के समय भी जो यूट्राइन के कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, इसमें भी मसल्स वहां पे उपस्थित होते हैं। मसल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ही ये गर्भ जो है शरीर के बाहर विसर्जित किया जाता है, या गर्भ का शरीर के बाहर हम निर्हरण कर सकते हैं, तो जो प्राकृत प्रसूति में प्रक्रिया होती है। तो इस प्रकार से मल, मूत्र, गर्भ, अपान वायु, सारी क्रिया, जो भी मल है शरीर के अंदर, जो भी सारे मल बनते हैं, उनका विसर्जन ये मांसपेशी की क्रिया से होता है। फिर अभी जैसे मैंने बताया कि हमारा दिन भर की जो भी क्रिया होती है, जैसे उठना, बैठना, चलना, सारी क्रिया, इस सारी क्रियाओं में इस मांसपेशी का समावेश होता है। ये मांसपेशियां वहां पे मदद करती। तो इस प्रकार से मांस धातु ये केवल लेपन का कार्य नहीं करता, तो मांसपेशियां हमारे हर एक अंदर, हर एक शरीर के भाग को या अवयव को समाविष्ट करती है, और हर एक हिस्से का कार्य मांसपेशी के कार्य के ऊपर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से इस मांस धातु को हमें समझ लेना है। मांस धातु के पर्याय में पिशित, तरस, पलल, क्रव्य, आमिष, इस प्रकार के पर्यायों का समावेश किया है। जैसे मांस, जैसे ये होते हैं नॉन वेजिटेरियन जो सारे प्राणी होते हैं, तो इसे खाया जाता है, मांस का सेवन किया जाता है, मांस का चिकित्सा में भी प्रयोग हम करते हैं, तो इसे फिर ये क्रव्य कहा जाता है। आमिष जो भी गज, अज वगैरह बोकर जो खाते हैं, तो इसीलिए इसका समावेश आहार में भी होता है, इसीलिए फिर इसे आमिष कहा जाता है। शरीर को जिस प्रकार से एक जो ये होती है, जो नदी में चलती है, नाव होती है, उस नाव को बांधने के लिए जिस प्रकार से वहां पे डोरी का इस्तेमाल किया जाता है ना, लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, लकड़ी, और फिर उसको डोरी से या दोरखंड से जो भी अच्छी तरह से उसे ये करते हैं, बांधते हैं। इस बांधने की क्रिया जितनी अच्छी होगी उतनी मजबूत नाव होगी। इस प्रकार से हमारे अस्थि, सिरा, स्नायु को बांधने वाली ये मांसपेशियां होती है। और जितनी अच्छी मसल्स, अभी तो फैशन है, आपको पता है कि 6 पैक्स, तो 6 पैक्स या 8 पैक्स जो भी पैक्स होते हैं, तो इनमें तो मसल्स है। तो जो भी हीरो है या अभिनेता अभिनेत्रियां होती है, इनमें इस प्रकार से विशिष्ट प्रकार के एक्सरसाइज करके इस मांस धातु को एक सुगठित किया जाता है, इस मांसपेशियों को विशिष्ट आकार दिया जाता है, और जिससे शरीर एक सुगठित दिखने लगता है। तो हमारे शरीर को सुगठित करने वाला ये मांस धातु होता है। अब चेहरे से शुरू कीजिए। जैसे हमारे चेहरा है, तो चेहरे के ऊपर जितना अच्छा मांस धातु का कवरिंग होगा, उतने आपका चेहरा गोल होगा। चेहरे के हर एक व्यक्ति का चेहरा अलग अलग होता है। तो हर एक व्यक्ति का चेहरा अलग होता है, क्योंकि उसके जो चेहरे के ऊपर मांस का जो प्रमाण होता है, उस मांस के प्रमाण के हिसाब से उसका चेहरे का आकार अलग अलग बनता है। जैसे कभी कभी किसी का चेहरा बहुत ज्यादा गोल होता है, मोटा होता है, इसका मतलब मांस धातु का लेपन कार्य बहुत अच्छे से उस पे। जब बीमारी चलती है, लंबे समय तक बीमार होता है, या कुशता होती है, वजन कम हो जाता है, तो हमारे जो गाल होते हैं वो अंदर धस जाते हैं, इसका मतलब वजन कम हुआ है। हमारी मान या मध्य प्रदेश में कुशता आ जाती है, आंखें अंदर धस जाती है, तो आंख, गाल,
मन्या प्रदेश, चेहरा, इस सब को पुष्ट बनाने वाला या इन सब को कवर करने वाला ये मांस धातु होता है। तो मांस धातु का प्रमाण अच्छा हो तो ये सारे अवयव अच्छे अपनी अपनी जगह पे शोभा देने वाले होते हैं। और मांस धातु का प्रमाण अगर कम होता है तो इस अवयव में शुष्कता आती है, आंखें खोल जाती है, जो गाल प्रदेश होते हैं तो कपोल प्रदेश होते हैं वो अंदर धस जाते हैं, मन्या कुछ हो जाती है, ऐसे हम बोलते हैं कि इसकी हड्डियां तो गिनने आती है। तो इसकी हड्डियां गिनने आती है मतलब क्या है, तो अस्थि के ऊपर का जो मांस का आवरण होता है, इस मांस का आवरण या लेपन कार्य में कमी या मांस धातु का प्रमाण कर्म गुणतः द्रव्यतः कम होना, इसे मांस का क्षय कहते हैं। इस प्रकार से हमारे चेहरे को ये मांस धातु लिप्त करता है। आगे भी जाके जैसे पेट या मसल सारे ऑर्गन को अब देखिए, जिसमें मांस धातु का प्रमाण अच्छा होता है, मांसाहार व्यक्ति हमेशा अच्छे शरीरेष्टि वाले हट्टे कट्टे होते हैं, क्योंकि मांस धातु प्रमाणतः गुणतः और कर्मतः इनमें अच्छा होता है। तो मांस धातु का प्रमाण अच्छा होने से यहाँ पे हेलो, हाँ हाँ तो इस प्रकार से इस मांस धातु के लिए इन पर्यायों का उल्लेख हमारे आचार्यों ने किया है। पिशित तरस पलेल द्रव्य आमिष मांसवहानां स्रोतसां स्नायु मूलत्वच, स्नायु और त्वचा ये मांस धातु के स्रोतस के मूल स्थान बताए। जैसे अभी मैंने बताया मांस धातु, स्नायु, सिरा, अस्थि और फिर संधि, इस तरह से मांस सिरा स्नायु से संबंधित होता है और मांस संबंधित होने से अस्थि या संधि की जो सारी क्रिया होती है वो मांसपेशी के ऊपर होती है। आगे हम देखेंगे किस प्रकार से इस मांस के कार्य को वात दोष संभालता है या मांसपेशियों की गति में वात दोष की गति किस प्रकार से होती है, क्योंकि मांस के अंदर वात होता है जो इस मांसपेशियों को गति प्रदान करने का कार्य करता है। तो स्नायु, स्नायु यानी इट इज जस्ट लाइक अ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, मांसपेशिया इट इज अ बेली ऑफ मसल्स। तो ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि मांसपेशिया या मांसीय अस्थि को जोड़ने का कार्य करता है। तो हमारा जो सारी मूवमेंट होती है, हलचल है, गति है, तो इन मांसपेशियों से ही होती है। तो इस प्रकार से स्नायु जो होता है इट इज अ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर विच इज अटैच्ड टू मसल टिश्यू, मसल मांसपेशियों को जोड़ने वाला ये स्नायु होता है। तो इस तरह से स्नायु ये मांस धातु का मूल स्थान आचार्यों ने बताया। इसके साथ साथ त्वचा का वर्णन किया है। त्वचा यह मूल स्थान भी है और त्वचा यह मांस धातु का उपधातु भी बताया है, क्योंकि त्वचा ये मांस को अवरित करने वाली होती है। मांस के ऊपर त्वचा का आच्छादन होता है। त्वचा चिकित्सीय दृष्टिकोण से भी अगर हम देखते हैं, जो मांस धातु को बढ़ाना या कम करना होता है, जो भी चिकित्सा हम करते हैं, तो चिकित्सा का प्रमुख साधन या प्रमुख स्थान जो है वो त्वचा होता है। बच्चे को लीजिए, बच्चे का अगर वजन बढ़ाना होता है, छोटे बच्चे जो होते हैं तो उनको नहलाते के पहले हम उसे अभ्यंग करते हैं, अभ्यंग या तेल की मालिश करते। इस तेल की मालिश से उसके शरीर के जो स्नायु, पेशियां, मसल्स होते हैं वो पुष्ट हो जाते हैं और इस प्रकार से इसका वजन बढ़ने में मदद होती है या उसका वजन बढ़ जाता है। तो इस तरह से मांस को अगर बढ़ाना होता है, जो अभ्यंग प्रक्रिया की जाती है वो त्वचा के ऊपर की जाती है। तो इस प्रकार से मांस धातु का मूल स्थान भी त्वचा को बताया है और उसका उपधातु भी त्वचा को बताया है। क्योंकि मांस धातु की विकृति जो भी होती है, जैसे गलगंड है, अर्बुद है, विद्रदी है, अर्श है, हिमोराइड्स है, इन सारी विकृतियों का स्थान तो त्वचा ही होता है। तो इस तरह से ये त्वचा जो कि लेपन कार्य में मदद करती है, इस प्रकार से इस त्वचा को मूल स्थान भी कहा है और इसके उपधातु में भी इसका समावेश किया है। मांसधरा कला सा एव प्रथम मांसधरा कला यस्या मांसे शिरा स्नायु धमनी स्रोतस्थ प्रतानाः।
सिरा स्नायु धमनी को जोड़ने वाला ये मांस धातु होता है, या ये मांसधरा कला जो होती है, ये प्रथम कला आचार्यों ने बताई है। जो भी कला है उसमें प्रथम मांसधरा कला होती है, जो कि ये सारे इस ऑर्गन को, सिरा स्नायु अस्थि संधि को जोड़ने का काम करती है। तो इस प्रकार से ये मांस धातु जो है त्वचा स्नायु से संबंधित होता है। मांस धातु की चिकित्सा के लिए हम त्वचा के ऊपर कि हम स्वेदन करते हैं, वजन कम करने के लिए हम सर्वांग स्नेहन स्वेदन सर्वांग स्वेदन का उपयोग करते हैं, पिंड स्वेदन का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से ये पिंड स्वेदन से जो भी लघुता शरीर में आती है तो मांस धातु कम होने में मदद मिलती है। मांस धातु की उत्पत्ति के बारे में अगर हम देखते हैं तो जो भी आहार रस होता है, ये आहार रस मांस व स्रोतस में जाने के पश्चात वहां पे मांस धात्वाग्नि की क्रिया से उसका एक स्थूल भाग बनता है, सूक्ष्म भाग बनता है। इससे पुष्ट मांस धातु की पुष्टि होती है और इस सार भाग के निर्माण के समय ही उसके जो उपधातु होते हैं वसा और त्वचा, इनका भी निर्माण होता है। मांस का मल ख मल होता है। ख मल यानी जो ख अवयव है, आकाश आदि अवयव है, उनसे स्रवित होने वाला जो मल होता है इसे ख मल कहा है। तो ये ख मल स्थूल मल है और सूक्ष्म मल जो होता है वो, तो इस प्रकार से ये मांस का चरकाचार्य ने 3 दिन में बताया है, तो सुश्रुताचार्य ने 10 दिन में इसका निर्माण बताया है। जैसे पहले इस लेक्चर में हमने देखा था, प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है कि मांस धातु या हमारा वजन जो है एकदम से 1-2 दिन में कम हो, ये बिल्कुल संभव नहीं है। आप कितना भी एक्सरसाइज करें, आप कितना भी किसी प्रकार का भी लंघन करें या कोई भी चिकित्सा ले, कोई भी टैबलेट ले, तो आपका वजन बिल्कुल कम नहीं होगा। कम से कम इस वेइंग मशीन पे आपका वजन कम दिखाने के लिए, वजन कांटे पे आपका वजन कम दिखाने के लिए कम से कम 8 से 10 दिन का समय निश्चित लगेगा। इसका मतलब हमारे आचार्यों का जो कहना है 10 दिन में मांस धातु का निर्माण होता है, एकदम बिल्कुल सही है। तो सुश्रुत जो प्रैक्टिकल अप्रोच वाले हैं, तो इनका ये कहना बिल्कुल हम प्रैक्टिकली प्रूव कर सकते हैं कि 10 दिन लगते हैं मांस धातु के निर्माण में। और इस प्रकार से इस मांस धातु के निर्माण के समय उसके ऊपर आहार में हमारे पर्याप्त मात्रा में मांस समान घटक अगर होते हैं, जैसे हमारे आहार में अगर भरपूर मात्रा में मांस समान घटक है, प्रोटीन्स ज्यादा मात्रा में होते हैं, दूध होता है, जैसे सेरेल्स है, पल्सेस है, या कड़धान्य है, अंडी है, मांस लेते हैं हम, तो इस प्रकार से जो भी पृथ्वी महाभूत पदार्थ, पृथ्वी गुरु गुणयुक्त पदार्थ जो अगर हमारे आहार में होते हैं तो मांस धातु बनने में मदद मिलती है, या मांस धातु का प्रमाण हमारे शरीर में अच्छा होता है। तो इस प्रकार से ये जो मांस धातु होते हैं तो इसका निर्माण 10 दिन में होता है। मांस धातु का स्वरूप जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, मांसम पार्थिव, मांस धातु शरीर को अलग प्रकार से आवृत करता है, अलग प्रकार से लिंपित करता है, और इस प्रकार से लिंपित करने से मांसम पार्थिव, मांस धातु पृथ्वी प्रधान होता है। इसीलिए आहार में पृथ्वी महाभूत प्रधान गुणधर्म अगर अधिक मात्रा में होते हैं तो मांस धातु का निर्माण अच्छे से होता है। जैसे पृथ्वी के गुण है गुरु स्थिर कठिन, तो आहार भी अगर गुरु स्थिर कठिन इस प्रकार का आहार हम लेते हैं तो मांस धातु अच्छी मात्रा में बनता है। अभी मैंने जैसे चेहरे का आकार आपको बताया, चेहरे का आकार या चेहरा हमारा किस प्रकार से होता है, तो चेहरा जैसे चेहरे का जो एक गोला आकार होता है, गोल या जो भी हमारे गाल होते हैं अंदर गए धसे हुए होते हैं, या कभी कभी किसी का चेहरा अच्छे से गोल होता है, मोटा होता है, तो मांस धातु के प्रमाण के ऊपर ये चेहरे का आकार हमारे निर्भर करता है। हमारे इस कार्य या इस मांस धातु के या पृथ्वी महाभूत के कार्य को हमें अच्छे से अगर समझना है तो शरीर के सारे अवयवों के आकार को लीजिए। जैसे हृदय के आकार के बारे में कहा है, पुंडरीकेन सदृश्यम हृदयम साद अधोमुखम, पुंडरीकेन सदृश्यम, जैसे हमारी हाथ की मुट्ठी होती है इस प्रकार की मुट्ठी के आकार का ये हृदय होता है। तो हृदय का आकार ये इस मांस धातु के ऊपर निर्भर करता है। आमाशय का आकार, आमाशय इट इज जस्ट लाइक जे शेप्ड ऑर्गन है ना, तो ये जे शेप्ड ऑर्गन है। किडनी लीजिए, किडनी इट इज अ बीन शेप्ड ऑर्गन। तो
हमारे ऑर्गन्स जो है अंदर, शरीर के अंदर के जो कोष्ठ है, ऑर्गन्स है, इन सारे शरीर का आकार भी मांसपेशी पर निर्भर करता है, मांस धातु पर निर्भर करता है। स्त्री शरीर और पुरुष शरीर का आकार देखिए। स्त्री शरीर के कुछ अवयव या कुछ हिस्से अलग होते हैं, जैसे स्त्री शरीर में कटी प्रदेश ज्यादा बड़ा होता है, या पुरुष शरीर का जो चेस्ट रीजन होता है ज्यादा बड़ा होता है। तो स्त्री और पुरुष के शरीर का जो आकार होता है वो निर्भर करता है मांस धातु के लेपन कार्य पर, क्योंकि मांस धातु का लेपन कार्य पुरुषों में अधिक अच्छे से हम देख सकते हैं, इसीलिए पुरुषों में मांसपेशी ज्यादा बलवान होती है, या मांसपेशी ज्यादा उनमें कठिन होती है, स्थिर होती है, क्योंकि एक नेचर बाय नेचर पृथ्वी महाभूत अधिक मात्रा में, या बाय नेचर जो पुरुष होते हैं उनमें ये मांसपेशियां मजबूत होती है, कड़क होती है, कठिनतम उसका एक ये होता है, कठिनतम ये धातु होता है। तो स्त्री पुरुष के शरीर का अगर हम आकार देखें तो इसमें भी हमें इस मूर्ति कार्य या मांस धातु के कार्य की प्रचिति हमें आती है। इस कार्य को अच्छे से समझने के लिए हमने देखना है कि वायु का रोल क्या होता है। वायु गर्भावस्था में ही इस मांस धातु में प्रवेशित होता है और इसका विभाजन कर मांसपेशियों का निर्माण होता है। तो मांसपेशियों का निर्माण वायु विभजती, देखिए दोष धातु और मल किस प्रकार से इसका कोरिलेशन गर्भस्थ निर्माण के समय से लेकर निदान चिकित्सा में होता है। तो वायु इस मांसपेशी में जाकर उसका विभाजन करता है, और इस मांसपेशी के विभाजन से ही, या उसका विभाजन कार्य किस प्रकार से होता है, तो इस तरह से ये विभाजन होता है और मांसपेशियां अलग अलग प्रकार से हमारे शरीर को आवरित करती है। मांसपेशी का कार्य पहले ही हमने बताया, लेपन कार्य, मांसस्य लेपनम प्रेननम जीवनम लेपः। लेपः शरीर पुष्टि, अभी मैंने जो इसका उदाहरण दिया दीवार बनाने का, मिट्टी का, ईंट का उदाहरण दिया, जिस प्रकार से मिट्टी और सीमेंट का जो मिश्रण होता है, जिसका आवरण या जिससे हम ईंट के अंदर घुसा देते हैं, ईंट के अंदर उसका लेपन करते हैं, और वो दीवार जो है एकदम से मजबूत बन जाती है, और उसके ऊपर हम ये करते हैं, उसे ये रहता है वहां पे एक जो पॉलिशिंग करते हैं, उनसे गिलावा बोलते हैं मराठी में इसे, तो इस प्लास्टरिंग बोलते हैं। तो इस प्लास्टरिंग करने से वो जो दीवार होती है एकदम स्मूथ बन जाती है, वहां पे कोई निशान या छिद्र नहीं दिखता है, कोई निशान नहीं दिखता है। जब दीवार बारिश बहुत ज्यादा चलती है तो कभी कभी दीवार में दरारें आती है। इस दरारें आने का मतलब आपकी दीवार कच्ची है, दीवार मजबूत नहीं है। तो जितनी मजबूत दीवार बनाने के लिए आपका उसके अंदर मिट्टी और सीमेंट का मिश्रण अच्छा मजबूती से चलाना होता है, इसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर इस मांसपेशी का कार्य होता है। मांसपेशियां हमारे शरीर को बल देने का कार्य करती है। मांस धातु जितना अच्छे से लिप्त होगा उस तरह से आपका चेहरा, आपके सारे अवयव सुगठित होंगे, सुबक होंगे, सुंदर होंगे, क्योंकि वहां पे कोई जो मतलब कोई निशानी नहीं रहेगी। जैसे अभी मैंने चेहरे का उदाहरण दिया, तो चेहरे के हड्डियों को अगर मांस धातु अच्छे से कवर करता है, हमारे मन्या को, किसी किसी की जो मन्या होती है, मान होती है, वो अच्छी मोटी होती है क्योंकि मांस का लेपन अच्छा होता है। किसी किसी का चेस्ट रीजन एकदम से अच्छा होता है, बड़ा होता है, अच्छा दिखता है, दिखने में भी वो सुगठित होता है, इसका मतलब मांस का लेपन कार्य अच्छा होता है। हमारे हाथ पैर पे भी मांस धातु जितना अच्छे से लिप्त होता है उतना अच्छे ये हमारे हाथ पैर अच्छे मसल्स वाले होती है, मांसल बोलते हैं इसे, मांसल होती है। तो इस प्रकार से इस मांस धातु के कार्य को कहा है लेपन कार्य। लेपो भित्ते मृतिकमेव, तो जैसे मृतिका, जैसे अभी मैंने दीवार का उदाहरण दिया, इस प्रकार से शरीर के अंदर ये मांस धातु की व्याप्ति होती है। हमारे शरीर के हर ऑर्गन को, हर हिस्से को आकृति, आकार देने का कार्य ये मांस धातु करता है। सो इस प्रकार से लेपन कार्य, आगे की धातु की पुष्टि, जैसे आगे का धातु है मेद धातु की पुष्टि और धारण कार्य, तो शरीर की आकृति का धारण करने का कार्य ये मांस धातु करता है। मांसपेशियां, मसल्स, अभी हमने मांसपेशी के सारे एनाटॉमिकल पोजीशंस आप देखिए, अभी मैंने तो फिजियोलॉजिकली बताया, भावनाओं का व्यक्तिकरण बताया, किस प्रकार से फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में मांस धातु इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ साथ सबसे अलग, सबसे इंपॉर्टेंट कार्य होता है मेंटेनेंस ऑफ पोजीशन। हमारा शरीर एक स्थिति में रहता है, हर ऑर्गन, हमारे लंग्स देखिए रेस्पिरेशन करते हैं, हृदय देखिए, हृदय का संकोच विकास होता है, किंतु हृदय एक विशिष्ट स्थिति में बांध कर रखने का काम ये मांसपेशियां करती है। इसके साथ साथ सारे ऑर्गन्स है, हमारे पेट के ऑर्गन्स है, हमारे मेटाबॉलिक ऑर्गन्स है, लीवर देखिए, इंटेस्टाइन देखिए, अपने अपने कार्य के लिए इनमें बदलाव आता है। जैसे ब्लैडर है,
ब्लैडर में 400 ml तक ब्लैडर की कैपेसिटी होती है, कुछ कैपेसिटी तक वो एक्सटेंड हो सकता है। तो एक्सटेंड होना और फिर अपनी पोजीशन पे जाके बैठना, ये जो स्थिति है, ये एनाटॉमिकल पोजीशन संभालने की स्थिति है। यूटेरस को ले लीजिए, प्रेगनेंसी के दौरान यूटेरस का आकार बढ़ जाता है, किंतु आफ्टर डिलीवरी वो अपने अपने धीरे धीरे अपने अपने पोजीशन में आने लगता है। तो इस पोजीशन में अवयवों को धारण करने का कार्य, एनाटॉमिकल पोजीशन को संभालने का कार्य, ये मांसपेशी का कार्य होता है, ये मांस धातु का कार्य होता है। इसीलिए फिर आमाशय, ये यकृत है, सारे अवयव, हमारे एब्डोमिनल कैविटी के सारे ऑर्गन्स जो है, ऐसे नहीं होता है कि हम बैठ गए तो हमारे ऑर्गन्स की पोजीशन चेंज हो गई, हम उठ गए तो हमारे ऑर्गन्स की पोजीशन चेंज हो गई, या हमारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हमारे चलते गिरते दौड़ते समय बदलती नहीं है। हमारे एनाटॉमिकल ऑर्गन्स एक विशिष्ट स्थिति में रहते, एक विशिष्ट पोजीशन में रहते। इस पोजीशन को, इस स्थिति को मेंटेन करने का काम ये मांस धातु करता है, या ये मांसपेशियां करती है। तो इस प्रकार से हमारे जो मूवमेंट्स होती है, इस मूवमेंट्स के दौरान हम चलते हैं, भागते, दौड़ते हैं, अलग अलग क्रियाएं हम दिन भर करते रहते हैं। तो ये अलग अलग क्रियाओं के दौरान हमारे एनाटॉमिकल ऑर्गन्स, या हमारे लीवर की, या हमारे किडनी की, या हमारे हृदय की पोजीशन, या उनकी एनाटॉमिक बदलती नहीं, वो वैसे ही रहती है ना। फिजियोलॉजिकल उनमें चेंजेस आते हैं, हृदय की गति बढ़ती है, रेस्पिरेशन की गति बढ़ती है, तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, किंतु एनाटॉमिकल पोजीशन जो होती है वो संभालने का काम, एनाटॉमिकल जो स्थिरता होती है देने का काम ये मांसपेशियां करती है, उन्हें मान के रखती है। तो जिस प्रकार से ये मांसपेशियों का बंधन जितना अच्छा होगा, तो जो हर्निया होता है, भ्रंश होता है, प्रोलैप्स होते हैं, अलग अलग ऑर्गन के प्रोलैप्स होते हैं, यूट्राइन प्रोलैप्स होते हैं, कभी कभी एनल प्रोलैप्स होता है। तो इस प्रोलैप्स में जो ऑर्गन की जो पोजीशन होती है वो ढल जाती है, अपने स्थान से नीचे गिर जाते हैं। तो इसका मतलब वहां के जो मांसपेशियां होती है उसकी शिथिलता होती है। तो इस प्रकार से ये मांस धातु हमारे हर एक विकार के निर्माण में किस प्रकार से समाविष्ट है, तो उसके निदान या चिकित्सा क्या हो सकती है, इसके बारे में हम डिस्कस करें तो मांस धातु को केवल धातु या लेपन कार्य करने वाला ये धातु नहीं है, तो इसकी व्याप्ति हमें समझनी है, तो ही हम अच्छे चिकित्सक बन सकेंगे और अच्छी चिकित्सा निदान हम कर सकेंगे। तो इस प्रकार से इसमें वात दोष का क्या योगदान होता है, क्योंकि वात दोष की जो गति है, वायु तंत्र यंत्र धरा प्राण उदान समान, वायु इस यंत्र रूपी शरीर का कर्ता धरता है। इस प्रकार वायु शरीर के हर धातु को संभालता है, इसमें से मांस धातु को भी वह संभालता है। मांस वातदोष की गति के कार्य की व्यक्ति ये मांस धातु से होती है, क्योंकि मांसपेशियां शरीर के अंदर गति करती है और मांसपेशियों की गति से वातदोष अपनी गति व्यक्त करता है और मांस धातु के माध्यम से ही वात का कार्य चलते रहता है। इस प्रकार से वातदोष का और मांस धातु का अपना एक संबंध है, अपना एक रिलेशन होता है। जैसे प्राणवायु को लीजिए, प्राणवायु की जो है उर कंठ चरो बुद्धि हृदयेन्द्रिय चित्त दृक स्टिवण क्षौथु उद्गार, स्टिवण क्षौथु उद्गार अन्न ग्रहण, इन सारी क्रियाओं में मांसपेशियां होती है। हमारा अन्न लेना, अन्न का चबाना, अन्न का निगिरण करना, इन सारी क्रियाओं में प्राणवायु ये सारी क्रिया करता है। तो प्राणवायु हृदय फुफ्फुस की क्रियाओं में भी समाविष्ट होता है। प्राणवायु की क्रिया या हृदय फुफ्फुस की क्रिया प्राणवायु कंट्रोल करता है। तो इसका मतलब ये मांसपेशियों का कंट्रोल करना ये भी प्राणवायु का कार्य करता है। उदान वायु का कार्य उरस्थानम उदानस्ते नासानाभि गलाशरित, वाक् प्रवृत्ति, प्रयत्न, ऊर्जा, बल, वर्ण, शब्द का निर्माण, श्वास की प्रक्रिया, इसमें उदान वायु का समावेश होता है। और इस तरह से ये उदान वायु मांसपेशी को कंट्रोल करता है। अपान वायु, अपानो अपानगः, बस्ती में श्रोणी गोचरः, पक्वाशय, गुद, इन सारे स्थितियों को, इन सारे मांसपेशियों को बांधने वाला ये अपान वायु होता है, जो कि मलमूत्र का निस्तारण, जैसे अभी मैंने बताया कि मिक्चुरेशन, डेफिकेशन, ये सारी क्रिया, गर्भ का निष्क्रमण, इन सारी क्रियाओं में अपान वायु क्रियाशील होता है। और इस अपान वायु इन मांसपेशियों का संकोच या विकास कर कर ही इन्हें संभालता है या इनकी क्रिया या करता है। मतलब अपान वायु इस मांसपेशियों का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर कर इन सारी क्रियाओं को संभालता है या सारी क्रियाओं को कंट्रोल करता है। इस प्रकार से वात दोष का और मांस धातु का अपना एक संबंध होता है। तो जहां जहां पे भी वात की विकृति होती है तो मांस धातु की विकृति को हमें समझना है। जैसे मांसगत वात है या मांस धातु की वृद्धि क्षय में भी वात दोष का किस प्रकार से समावेश होता है, इसे हमें समझना है। तो इस प्रकार से
मांस धातु के कार्य के साथ साथ उपधातु, मांस धातु के उपधातु मांसात वसा षट च त्वचा, वसा शुद्ध मांस से यहाँ स्नेह, शुद्ध मांस के अंदर जो भी स्नेह होता है, इट इज एक्चुअली वसा, इट इज ऑयली सब्सटेंस विच इज सीक्रेटेड बाय मांस। तो फ्रेश फ्लेश, फ्रेश मांस धातु से जो सीक्रेट होता है उसे वसा कहा जाता है। इट इज अ ऑयली सब्सटेंस। आयुर्वेद की एक जो आयुर्वेद में 4 महास्नेह बताए हैं, घृत तैल वसा मज्जा, उसमें से एक है वसा। इस प्रकार से ऑयली सब्सटेंस जो होता है इसे वसा कहा जाता है। त्वचा, त्वचा के बारे में हम आगे अच्छे से, त्वचा एक अलग से टॉपिक है। तो अभी मैंने बताया था त्वचा ये मांस धातु का उपधातु भी है, और त्वचा ये मूल स्थान भी है मांस का, क्योंकि त्वचा ये मांस को आवृत करने वाली होती है। इस प्रकार से चरक और सुश्रुताचार्य ने त्वचा के अलग अलग प्रकार बताए। जैसे सुश्रुताचार्य ने त्वचा के 7 लेयर्स का वर्णन किया। देयर आर 7 लेयर्स अकॉर्डिंग टू सुश्रुता एंड देयर आर 6 लेयर्स अकॉर्डिंग टू चरका। तो आगे हम इसके बारे में गर्भ व्याकरणशारी में सुश्रुताचार्य ने इन त्वचाओं के बारे में या त्वचा के लेयर्स के बारे में वर्णन किया है। मांस धातु की विकृति के बारे में अगर हम देखेंगे तो इसके जो रीजन है, अभिसंधानी भोज्यानि स्थूलानि च गुरूनि च मांसवाहिनी दुष्यंती युक्ताम च स्वपताम। अभिसंधानी भोज्यानि, अभिसंध भोजन, जो अभिसंधी भोजन होता है आयुर्वेद में, अभिसंधी भोजन या स्निग्ध भोजन जो बासी खाना होता है, अभिसंधी भोजन, स्थूल भोजन, गुरु भोजन, जिस समान सामान्य विषय सिद्धांत को अगर हम देखते हैं तो समान गुण से, समान मतलब मांस समान गुण, जो मांस के गुण होते हैं, पृथ्वी है, गुरु है, स्निग्धता है, द्रव है, श्लक्ष्णता है, तो मृदुता है, इन सारे गुणों के आहार का सेवन अगर हम करते हैं तो मांस धातु वृद्ध होने की संभावना होती है, मांस धातु की दुष्टि की संभावना होती है। तो यह मांस दृष्टि या मांस धातु की विकृति के कारण। मांस धातु की वृद्धि के बारे में, मांस स्पिक गंडोष्ट उपस्थ बाहु उरु जंगा सुवृद्धि गुरु गात्रता। अभी मैंने जैसे बताया कि सारे अवयवों को लिप्त करने वाला ये मांस धातु होता है, चेहरे से लेके मांस, स्पिक प्रदेश, नितंब प्रदेश, पेल्विक रीजन, गंड जो चिक बोन होता है, उपस्थ, बाहु, हैंड्स, जंघा प्रदेश, हमारे थाई रीजन्स, वृद्धि गुरु गात्रता, इस सारे इसमें मांस धातु का लेपन कार्य अधिक मात्रा में होने से ये सारे ऑर्गन्स जो ये बड़े लगते हैं, मोटे दिखाई देते हैं। और गुरु गात्रता, खुद का शरीर, खुद को गुरु महसूस होना, जैसे उठने में, बैठने में, हर काम में कष्टता आती है। गुरु गात्रता यानी खुद के शरीर को गुरुता खुद को महसूस होती है। ऐसे कभी कभी गुरुता हमें ऐसे बहुत कंटाला आता है, हम कहते हैं कि कुछ करने की इच्छा नहीं होती है या बहुत जड़त्व महसूस हो रहा है, तो जड़त्व यानी गुरु गात्रता। जिस प्रकार से जहां जहां भी मांस धातु के स्थान है, गंड प्रदेश है, उरु है, जंगा है, बाहु है, इन सारे प्रदेश में मांस धातु की प्रमाणतः गुणतः वृद्धि होने से इस प्रकार के लक्षण का निर्माण होता है। मांस स्पिक गंडोष्ट उपस्थ बारु उरु जंघासु गुरु गात्रता, ये वृद्धि के लक्षण है। इसके साथ साथ जो भी जैसे यूट्राइन फाइब्रॉइड्स है, सर्वाइकल पॉलिप्स है, हिमोराइड्स है, एब्सेसिस है, वॉर्ड्स है, ये भी एक प्रकार से आगे हमारे आचार्य ने बताया है। मांस गंडार्बुद ग्रंथि गंठ उदर वृद्धता, तो मांस धातु ग्रंथि, अर्बुद, गलगंड, गोइटर या पॉलिप, इनमें भी इसकी वॉर्ड्स है, मशक है, अजगलिका है, नेच्छ है, व्यंग है, इन सारे जो विकृतियां है, जैसे अर्बुद या ग्रंथि निर्माण करना, ये मसल पेशी का, वहां पे जो गांठ होती है, गांठ बोलते हैं हम इसे बोली भाषा में, तो इस प्रकार की गांठें जहां जहां पे भी गांठें बनती है, जिस व्याधि में भी, जैसे यूट्राइन फाइब्रॉइड्स हो या फिर सर्वाइकल पॉलिप्स हो या हिमोराइड्स हो, एब्सेसिस हो, वॉर्ड्स हो, मोल्स हो, इस सारे में मांस धातु की वृद्धि होती है, मांस धातु की विकृति होती है। गलगंड है, गोइटर है, गंडमाला है, अर्बुद, ग्रंथि, तालु, जिह्वा, कंठ, रक्त, अधिमांस, तो जहां जहां पे भी ये एक्सेस ग्रोथ होती है, ये ऑर्गन्स में एक्सेस ग्रोथ होती है, जैसे तालु में, जिह्वा में, कंठ में, कफ रक्त में, ये एक्सेस ग्रोथ होना, ये मांस धातु की वृद्धि का लक्षण बताया। ट्यूमर्स है, अलग अलग प्रकार के, पैलेट के है, फारेंक्स के है, गोइटर है, एक्चुअली गोइटर का और मांस धातु का, गोइटर थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर से गोइटर ये डिसीज होता है, तो इसमें मांस वृद्धि अपेक्षित है। थायरॉक्सिन की मात्रा में कम ज्यादा होने से ये गोइटर डिसीज निर्माण होता है। तो मांस धातु को हमें इस प्रकार से
जो ग्लैंड्स है हमारे हार्मोन्स है इसके साथ हमें कोरिलेट करना है, जो कि थायराइड ग्लैंड या जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम का मुख्य जो है थायराइड डिसऑर्डर, थायराइड ग्लैंड, जिसमें मुख्य रूप से गोइटर जो आयोडीन डिफिशियंसी से निर्माण होने वाला व्याधि है, इसमें भी हमें मांस धातु की इन्वॉल्वमेंट हमें देखनी है। तो हमारे आचार्यों ने कई साल पुराना जो ये वर्णन किया है गलगंड का, इसकी तुलना हम हार्मोन्स के साथ कर सकते हैं या थायराइड डिसऑर्डर्स में इसका समावेश हम कर सकते हैं। इसकी चिकित्सा भी हमारे आचार्यों ने बताई है। मांसजानाम तु संशुद्धि शस्त्र क्षाराग्नि कर्मज। मांस की वृद्धि में जो मॉडर्न साइंस या आयुर्वेद में अभी जो चल रहा है सर्जरी का, तो देखिए कई साल पुराने हमारे आचार्यों ने इस प्रकार की शल्य क्रिया का वर्णन किया है। एक्सीजन मांस धातु की चिकित्सा के लिए सर्जिकल एक्सकीजन का उल्लेख किया है। एप्लीकेशन ऑफ अल्कलॉइड्स और कॉटराइजेशन, दहन कर्म कॉटराइजेशन का वर्णन किया है। जो भी एक्सेस कहाँ पे भी ग्रोथ होती है मांस वॉल्स या वार्ड्स या मोल्स या किलर्स वगैरह में, ये प्रकार का कॉटराइजेशन हम कराते हैं। तो इस कॉटराइजेशन का मतलब होता है वहां पे जो एक्सेस ग्रोथ होती है मांस धातु की मसल्स की, उसे निकाल देना। तो ये जो कर्म होता है इसे आयुर्वेद में कई साल पहले बताया है। तो इस प्रकार से मांस धातु की चिकित्सा। मांस धातु की विकृति में मांस का क्षय, मांस अक्ष ग्लानि गंड स्फीक शुष्कता संधि वेदना। मांस अक्ष ग्लानि गंड स्फीक शुष्कता, अभी जो ऑर्गन्स जहाँ पे सारा मांस धातु बढ़ जाता है, उसी ऑर्गन्स में मांस धातु की क्षय से ये सारे सूख जाते हैं। जैसे चेहरा बैठ जाता है, चेहरा एकदम हम बोलते हैं कि आंखें धस गई है, गाल अंदर गए, मान अंदर गई है, पेट अंदर चला गया, छाती की हड्डियां भी दिख रही है, तो इसका मतलब कुशता। तो जहां जहां पे भी मांस धातु एकदम सुगठित अच्छे से बैठा था, वहां पे ये मांस धातु का प्रमाण कम हो जाने से मांस का क्षय, अक्ष ग्लानि, मांस का प्रमाण कम होने से फिर ग्लानि जैसे लक्षण निर्माण होते हैं, क्योंकि मांस का और वात का जैसे संबंध, तो वात की प्रेरणा गति कम हो गई, तो इस प्रकार से ग्लानि, गंड स्फीक शुष्कता संधि वेदना। गंड प्रदेश जो चिकबोन होता है वो अंदर धस जाता है, गाल अंदर बैठ जाते हैं, उस पे शुष्कता आती है। संधि के अंदर वेदना, क्योंकि संधियों को बांधने का, संधियों को गति देने वाला ये मांसपेशी होती है। तो मांसपेशी का अगर क्षय होता है तो संधि वेदना भी निर्माण होती है। जैसे मांसगत वात होता है या मांस की विकृतियों में संधियों में वेदना होती है। तो इस प्रकार से मांस ये बल देने वाला धातु है। इट गिव्स अस स्ट्रेंथ, स्टैमिना, फिजिकल स्ट्रेंथ। तो फिजिकल स्ट्रेंथ अगर कम होता है तो बल का क्षय होता है, और बल का क्षय होने से ग्लानि ये लक्षण हमारे शरीर के अंदर निर्माण होता है, क्योंकि इंद्रियों में भी ग्लानि आ जाती है। इंद्रियों में भी ज्ञान ग्रहण जो कर्म होता है, ज्ञान ग्रहण में असमर्थता आने से ग्लानि ये लक्षण यहाँ पे निर्माण होता है। इसके साथ साथ वक्ष, उदर, उपस्थ, कक्षा, इन सारे प्रदेश में जहां जहां पे भी मांस धातु उभर कर दिखता है, कक्षा है, वक्ष प्रदेश है, एब्डोमिनल रीजन है, थाइज है, वहां पे मांस का प्रमाण कम हो जाता है और सारा शरीर सूखे जैसे लगता है, शुष्क हो जाता है, क्योंकि और फिर त्वचा की जो कांति होती है उसमें भी कमी आती है, क्योंकि मांस स्निग्ध है। तो जितनी मात्रा में मांस धातु अच्छा होगा उतनी स्निग्धता शरीर की अच्छी होगी। मांस के क्षय से स्निग्धता में कमियां होगी और फिर शरीर एकदम सूखे जैसा होगा। संधि में स्फुटन, बॉडियक होगा, गात्रतोद, गात्रस्त्राव, साध, डिबिलिटी, दुर्बलता निर्माण होगी, क्योंकि बल देने वाला मांस धातु होता है। फटिक, थोड़ा काम अगर हम करते हैं, मांस धातु सारता में ये लक्षण बताए, मांस धातु सार के व्यक्ति जो होते हैं एकदम अच्छे से बलवान होते हैं, उनमें बल भरपूर मात्रा में होता है, क्योंकि मांस ये स्ट्रेंथ देने वाला, जितना अच्छा मांस उतना आपका सहनन और उतनी आपकी कार्य क्षमता। तो इस प्रकार से मांस की क्षय या मांस की कमी से फटीक या जॉइंट पेन, धमनी शैथिल्य, हाइपोटेंशन, आर्टेरियल जो हाइपोटे एक विशिष्ट टेंशन होता है उसमें भी कमी आ जाती है, और फिर इस प्रकार के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। तो मांस की वृद्धि और क्षय, इसके साथ साथ आचार्यों ने मांस धातु की विकृति के अंतर्गत या मांस व स्रोतस के व्याधि के अंतर्गत मांसगत व्याध, मांसावृत व्याध, स्नायुगत व्याध, जिस जिस मांस, सिरा, धमनी, अस्थि, जहां ये सारे मिलकर काम करते हैं, ये सारे मिलकर हमारी शरीर की जो फिजियोलॉजी है, कार्य है, उससे संभालते हैं। तो अगर ये मांस की विकृति होती है तो वात की विकृति होगी, क्योंकि वात की कार्य का माध्यम मांस धातु है। फिर आवृत्तवात संकल्पना आयुर्वेद में चरकाचार्य ने बताई, तो ये मांस आवृत्तवात, स्नायुगतवात, फिर इसके साथ साथ उरुस्तंभ व्याधि है जो कि गुरुता, स्निग्धता से मांस
के बनता है उरु स्तंभ, जिसमें संधियों में पेन होता है, संधि वेदना होती है। अर्बुद, अपची, ग्रंथि, इस प्रकार की विकृत वृद्धि, मांस धातु बढ़ना, यानी वहां पे एक प्रकार की गांठें आ जाती है, गलगंड है, अर्बुद है, विद्रधि, अलग अलग प्रकार से अपची है। तो ये सारी विकृतियां मांस वह स्रोतस की ये विकृतियां होती है। इसमें से इनमें इस मांस वह स्रोतस की विकृति में प्रधान चिकित्सा होती है स्वेदन, क्योंकि मांस धातु गुरु गुण वाला होता है, तो उसके अपोजिट गुण का उपयोग हमें करना है, जैसे लघु गुण का उपयोग करना है तो इसमें स्वेदन आता है। इसके साथ साथ जो एक्सेस बढ़ा हुआ मांस धातु है, इसे निकालने के लिए एक्सेशन, इसमें कॉटरी कर सकते हैं हम, या कॉटराइजेशन हमें करना होता है, जैसे अग्निकर्म हम कह सकते हैं। मांस धातु की विकृति में लंघन, स्वेदन, अग्निकर्म, अलग अलग जो विकृतियां है, अलग अलग प्रकार से इसमें हम चिकित्सा कर सकते हैं। अगर हम मांस धातु की कांचनार गुगुल है, अलग अलग प्रकार के गुगुल है, आरोग्यवर्धनी वटिका हम इसमें उपयोग कर सकते हैं। पुनर्नवा गुगुल का जो शोथ या सूजन वहां पे आती है, तो इस स्थानिक चिकित्सा में कॉटराइजेशन के साथ साथ गुगुल का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से त्रिफला का उपयोग हम कर सकते हैं। आहार में यव है, वचा है, लघु आहार जैसे मूंग है, यूश है, इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। जो मांस की गुरुता बड़ी होती है उसे कम करने के लिए लंघन चिकित्सा हम दे सकते हैं। तो अगर मांस का क्षय हो जाता है, सामान्य वृद्धि चिकित्सा, सामान्य विशेष चिकित्सा, मांस का अगर क्षय हो जाता है इसमें, तो आहार में हम मांस रस देते हैं। कहीं कहीं पे जो रिकेट्स है या कुष्ठता में भी मांस रस का बस्ती देने का वचन भी हमारे आचार्य करते हैं। इस मांस रस के बस्ती के बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, जो कि वेस्टिंग ऑफ मसल्स होता है। मांस शोष जो एक व्याधि है, तो इसमें इस मांस रस की बस्ती के बहुत अच्छे, वेस्टिंग ऑफ मसल्स में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ सफेद मुसली है, अश्वगंधा है, शतावरी है, जो मांस धातु के पोषण का कार्य करने वाले ये सारे घटक है, ये सारे द्रव्यों का प्रयोग हम कर सकते हैं। इस प्रकार से मांस धातु विकृति और इसकी चिकित्सा के साथ साथ मांस का जो एक हमने देखा, मांस धातु की मूल स्थान या उसके इसके रूप में हमने देखा था त्वचा का संबंध मांस धातु से किस प्रकार से है, तो इसके बारे में भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से त्वचा ये मांस धातु का मूल स्थान भी है और उसका उपधातु भी कहा है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस देयर आर 3 लेयर्स ऑफ स्किन, और आयुर्वेद के अनुसार चरक और सुश्रुताचार्य ने 7 और 6 लेयर्स का त्वचा का वर्णन किया है। सुश्रुतोक्त त्वचा प्रकार, सुश्रुत ने अलग तरीके से त्वचा के प्रकार बताए हैं, जिसमें औभासिनी, लोहिता, श्वेता, ताम्रा, वेदिनी, रोहिणी, मांसधरा, इस अलग अलग एक लेयर्स बताए त्वचा के, अलग अलग लेयर्स, जैसे अलग अलग लेयर्स के साथ साथ वहां पे निर्माण होने वाले अलग अलग व्याधियों का वर्णन भी आचार्य करते हैं। सुश्रुत का त्वचा के प्रकार बताने का तरीका अलग है और चरक का तरीका अलग है। चरक ने सीधे सीधे प्रकारों का वर्णन कर व्याधियों का वर्णन किया है, तो सुश्रुताचार्य ने उस हर एक त्वचा के लेयर की एक जाड़ी बताई, मोटाई बताई, जिसकी तुलना हम जो चावल रहते, चावल का एक जो दाना रहता है इसके हम कर सकते हैं, जिसे यव बोलते हैं। इस यव या ब्रीही के धान्य के समान इसका वर्णन आचार्यों ने किया है। So there are 7 layers according to Sushruta. Aubhasini, which is the first layer of skin, which is the outermost layer, जो बाह्य त्वचा का लेयर है, इसे औभासिनी कहा है, and it reflects the quality of रस धातु. Again, तो रस, रक्त और मांस, तो पहला जो लेयर है, जैसे हम छाया और प्रभा, प्रभा जो दूर से दिखती है, कांति, तजेला, औभासिनी। रस धातु के प्रमाण के ऊपर रस धातु जितना अच्छा होगा उतनी आपकी त्वचा अच्छी होगी, और ये त्वचा की अच्छाई रिफ्लेक्शन जो होगा वो औभासिनी पहले लेयर में होगा। इट रिफ्लेक्ट्स द ऑरा ऑफ इंडिविजुअल। ऑरा जो हमारे एक अंदर का ये होता है, उसे रिफ्लेक्ट करने का काम ये औभासिनी करती है। कॉम्प्लेक्शन ऑफ स्किन, जिसकी जाड़ी मोटाई बताई 18 ब्रीही, उसमें व्याधि होते हैं सिद्म, पद्मकंटक, पिंपल्स, एक्ने। दूसरा लेयर है लोहिता, सेकेंड लेयर, इट रिफ्लेक्ट्स द क्वालिटीज ऑफ रक्त धातु, इसीलिए इसका नाम लोहिता रखा है, जो कि रक्त धातु के क्वालिटीज को रिफ्लेक्ट करता है, लोहिता। तो तीसरा है श्वेता, थर्ड लेयर ऑफ स्किन, एंड इट बैलेंसेस कलर ऑफ स्किन। चौथा, थर्ड लेयर जो है वो चर्मदल, अजगल्लिका, मशक, इस प्रकार के व्याधि इसमें होते हैं। चौथा है ताम्रा, उसकी जाड़ी है 8, सो इट न्यूट्रिएट्स द अपर लेयर एंड सपोर्ट द इम्यून सिस्टम।
तो इसमें किलास और कुष्ठ व्याधि बताइए है। वेदिनी सेंसेशन फीलिंग, फिफ्थ ब्रीही कुष्ठ विसर्प, सिक्स्थ है रोहिणी जिसमें अपची अर्बुद श्लीपद व्याधि होते हैं, और सातवां लेयर जो है वो है मांस धरा कला जिसमें गलगंड एब्सेस फिस्टुला अर्श इस प्रकार के व्याधि बताए आचार्य ने। चरकाचार्य ने सीधे सीधे यहाँ पे 6 लेयर्स बताए हैं, जैसे कि उदक धरा जिसमें जल का आधिक्य होता है, सिद्म जिसमें किलास कुष्ठ, तो इस किलास कुष्ठ के साथ साथ चौथा जो लेयर है कुष्ठ जिस लेप्रेसी दद्रू रिंगवर्म इन्फेस्टेशन जिसे हम कह सकते हैं। फिर पांचवा लेयर है विद्रदी जो कि एब्सेस है और जिसमें एलर्जी बताया है, एलर्जी या जो जिसे एडिनाइटिस हम कहते हैं, तो इसका वर्णन चरकाचार्य ने किया है। छठा लेयर है जिसमें भ्रम और अरुषि जैसे व्याधि का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से चरक ने इन 6 लेयर्स का वर्णन किया है। ये चरक के अनुसार देयर आर 6 लेयर्स और सुश्रुताचार्य ने एक अलग तरीके से वर्णन किया है, हर एक इसकी जाड़ी और इसमें होने वाले व्याधियों का वर्णन किया है। तो हम देखते हैं किस प्रकार से त्वचा के हर लेयर में व्याधि या किस प्रकार के लक्षण बताइए। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स है जिसमें हम वार्ड्स, मोल्स या स्किन के लेयर्स बता सकते हैं। इस प्रकार से मोल्स, वार्ड्स, पाइल्स, फिस्टुला, ये देखिए नेच्छ, व्यंग, तिलक अलग जो अलग अलग स्किन के ऊपर के जो, क्योंकि त्वचा ये मांस का मूल स्थान भी है, उपधातु में है, तो मांस की विकृति के जो भी सारे व्याधियां है त्वचा के ऊपर ही प्रतीत होते हैं, इसीलिए त्वचा का और मांस का एक अलग संबंध यहाँ पे हमें दिखता है। तो इस प्रकार से ये त्वचा के 6 लेयर्स ऑफ स्किन और इसका इंपॉर्टेंस। तो इस तरह से यहाँ पे मांस धातु सार के भी लक्षण हम देखेंगे। मांस धातु सारता में जैसे लक्षण बताए शंख, ललाट, कुकाटिका, अक्षिगंड, अनुग्रीवा, जिह्वा, ग्रीवा, कंठ, उदर, सभी जो ऑर्गन्स होते हैं वो एकदम अच्छे से सुंदर होते हैं, सुगठित होते हैं। इस प्रकार से इस मांस धातु सार के भी बारे में हम देखेंगे। मांस धातु सारता तो इस प्रकार से ये मांस धातु सारता जिसमें लेपन का कार्य अच्छा होता है, इसलिए फिर इसमें सारे ऑर्गन स्टेबल मस्क्यूलायर होते हैं, सारा शरीर एकदम गुटगुटित पुष्ट, जैसे हम देखते बोलते हैं एकदम हेल्दी है, तो हेल्दी यानी मांस का लेपन कार्य जो होता है एकदम से सुंदर, मजबूत, हेवी, पेशेंस होते हैं इसमें, वेल्दी, स्ट्रेंथ, अलोल्य, ज्यादा ग्रीडी नहीं होते क्योंकि स्थिर गुण होता है मांस धातु में। तो इस मांस धातु के स्थिर गुण का ये परिणाम होता है मेंटल लेवल पर, फिजियोलॉजिकल लेवल पर, साइकोलॉजिकल लेवल पर, सुख, वित्त, दीर्घायुष्य होते हैं। इस प्रकार से मांस धातु सार के ये लक्षण आरोग्य, वित्त, फॉर्ग्यूनेस, धारणा शक्ति उत्तम होती है। तो इस प्रकार से मांस धातु और मांस धातु के लेपन के बारे में या मांस धातु के निदान और चिकित्सा के बारे में यहाँ पे मैंने अपना लेक्चर दिया है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हॅलो, हो ना, मग जॉईन झाले ना मी।